Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome each one of you to my special session on Right to Information Act. आज के इस सेशन में सबसे पहले हम जानेंगे द बेसिक्स अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जैसे कि इसका मीनिंग क्या है, इस लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में कि ऐसे कौन से 3 इंसिडेंसेस थे जब राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूज में था। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस कानून का मतलब क्या है। तो बहुत सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो इंडियन सिटीजन्स के पास राइट है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए टू द पब्लिक अथॉरिटीज। यहां पे पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब है उन अथॉरिटीज से जिन्हें या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं या गवर्नमेंट रन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जितनी भी आपकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, पीएसयूज हैं, वो सब इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। और यहां पर एज पर टू द एक्ट ऑफिशियल्स को जो है विद इन 30 डेज या कुछ केसेस में तो 48 आवर्स भी, जहां पर किसी की लाइफ या लिबर्टी का सवाल है तो विद इन 48 आवर्स, वरना यूजुअली 30 डेज में अपना जो है रिप्लाई करना होता है। इट एम्पावर्स एनी इंडियन सिटीजन टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट वर्क्स एंड ऑब्टेन सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो इन शॉर्ट अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो भाई इस कानून का मतलब क्या है, जैसा कि एज द नेम सजेस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, की एज एन इंडियन सिटीजन हमारे पास ये राइट है, ये अधिकार है गिवन बाय दिस लॉ कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर के पास कोई एक फ्लाईओवर बनता है, तो क्या हम कंसर्न डिपार्टमेंट से ये पूछ सकते हैं कि भाई इस फ्लाईओवर में कितनी कॉस्टिंग आई है? आंसर इज यस। ठीक है कि भाई कितने टाइम में जो है ये फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ है और गवर्नमेंट की जो टोटल कॉस्टिंग आई है वो कितनी आई है इस पूरे फ्लाईओवर को बनाने के लिए। ठीक है जी। अब आते हैं इस कानून को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। सो फर्स्ट वन इज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना और साथ में अकाउंटेबिलिटी लेकर आना। ठीक है, वो क्लोज्ड बिहाइंड डोर्स के पीछे जो चीजें, जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लोगों को भी पता लग सके। ठीक है, और जब ट्रांसपेरेंसी आती है तो उसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है कि अच्छा अगर इतना खर्चा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये जो कॉस्टिंग बढ़ गई उस कॉस्टिंग बढ़ने के पीछे एक्चुअली में कौन है वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी गलती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इतना लॉस हुआ। तो टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा टू स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत लोगों के भलाई के लिए कुछ काम किया, लेकिन उसमें कितने लोगों का फायदा हुआ और कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंस हुआ, क्या गवर्नमेंट का डिसीजन सही था, गलत था, एंड सो ऑन, क्या इनके लिए जो है आरटीआई लगाई जा सकती है उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए कि भाई इस पॉलिसी में कितने लोगों को एग्जैक्टली फायदा मिला और गवर्नमेंट को कितना खर्चा हुआ, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, टू कर्ब करप्शन बाय मेकिंग ऑफिशियल आंसरेबल टू द पब्लिक। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी विच इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो ये उसे भी स्ट्रेंथन करता है। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ। ठीक है जी। सबसे पहला, एक्सपोजिंग रॉन्ग डूइंग। तो कोई भी गलत चीज जो हो रही है वो यहां से जो है एक विसल ब्लोअर का जो काम है वो ये एक्ट करता है। क्योंकि देखिए एज अ इंडियन सिटीजन हमें नहीं पता होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या खर्चा हुआ, क्या डेटा है जिसको एनालाइज किया गया, कौन से डिसीजंस हैं जो लिए गए या डिसीजंस लिए भी गए हैं या नहीं लिए गए हैं। डन। तो आरटीआई जो है लोगों को, इंडियन सिटीजन को हेल्प करता है, मदद करता है समझने में कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें, या जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है जिसके अगेंस्ट आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई गई है वो कंसर्न जो है अभी के लिए क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितना खर्चा हुआ है, एंड सो ऑन। एवरीडे अकाउंटेबिलिटी। And the last one is your judicial reinforcement. Courts have repeatedly held that the right to information flows from Article 19 Clause 1 Sub Clause A. देखो जब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पढ़ते हैं तो ये तो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की।
तो फिर सवाल आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू इंफॉर्मेशन कैसे आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स के पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, भाई वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो ये कब कर पाएंगे? वो ये तब कर पाएंगे जब वो खुद इन्फॉर्म्ड होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि भाई गवर्नमेंट की सो एंड सो पॉलिसी पर आपका क्या कहना है। अब अगर उस पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स में क्लैरिटी ही नहीं है कि वो पॉलिसी है क्या, बेसिकली अगर उसी पे क्लैरिटी नहीं है, तो क्या हम उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स या उसका एनालिसिस कर पाएंगे? एंड द आंसर इज नो। लेकिन एक बार हमारे सामने पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तब हम बता पाएंगे कि भाई हमारी नॉलेज के हिसाब से या किसी की भी नॉलेज के हिसाब से वो जो स्कीम है, वो जो प्रोग्राम है, वो कितना ठीक या कितना गलत या कितना सक्सेसफुल रहा, एंड सो ऑन। तो इसीलिए आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आपका राइट टू इंफॉर्मेशन भी जो है वो फॉल करता है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म पे। तो क्या अभी जब हम इसका एक्ट का मीनिंग पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, तो लगता है फिर इसका तो क्रिटिसिज्म होना ही नहीं चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया लॉ है। लेकिन क्या इसका भी क्रिटिसिज्म है? आइए देखते हैं। सबसे पहला, वैकेंसीज एट इंफॉर्मेशन कमीशंस। तो देखिए अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो देयर आर कमीशंस हैव बीन मेड, कि आप वहां पे जा सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो। बट यूजुअली हमने देखा है कि वहां पर जो है आपके अपॉइंटमेंट्स यूजुअली बहुत ही डिले होते हैं, या पॉलिटिकल फेवरेटिज्म होता है। ठीक है जी, डन। और इसकी वजह से बहुत सारे आपके केस के बैकलॉग्स बन जाते हैं। दूसरा, स्लो अपील प्रोसेस। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि गोवा, जहां पे लगभग 3 महीनों में आपका जो है केस का निपटारा हो जाता है, लेकिन स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार, यहां पर जो है 2 साल से ज्यादा का टाइम भी देखा गया है टू रिजॉल्व द इशू इन रिलेशन टू राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके अलावा थ्रेट टू एक्टिविस्ट, तो जो भी पर्सन ये काम करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं काइंड ऑफ एक्टिविस्ट, तो इनको भी जो है बहुत हैरेसमेंट जो है वो सहना पड़ता है, और कुछ केसेस में तो उनके अगेंस्ट वायलेंस के केसेस भी देखे गए हैं। इसके अलावा एग्जेम्पशंस का मिसयूज। तो जब आप लॉ पढ़ते हो तो इसमें वेरियस एग्जेम्पशंस दी हुई हैं कि पर्टिकुलर सिनेरियो में किस गवर्नमेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन देना जो है वो अलाउड नहीं है, तो उन एग्जेम्पशंस का मिसयूज भी जो है वो किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि व्हेन इट वाज इन द न्यूज। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी बीसीसीआई रूलिंग। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर किसी को नहीं पता है कि बीसीसीआई क्या है, तो इन शॉर्ट आप क्रिकेट नहीं देखते हो। वैसे बहुत कम ही होंगे जिनको बीसीसीआई के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है जी। सो हमारा वो बोर्ड जो कि हमारे क्रिकेट टीम को जो है मैनेज करता है। ठीक है, बीसीसीआई की आपकी फुल फॉर्म होगी बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है जी। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन रूल दैट बीसीसीआई इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। तो देखो, जब मैंने आपको बताया था कि कि मीनिंग में राइट टू इंफॉर्मेशन में इंडियन सिटीजन को राइट है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकता है पब्लिक अथॉरिटी से। लेकिन अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए किसी का कोई प्राइवेट बिजनेस है या फॉर व्हाटसोएवर रीजन अगर वो पब्लिक अथॉरिटी ही नहीं है, तो भी क्या हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। तो यहां पर यही हेल्ड हुआ कि जो आपका बीसीसीआई है वो पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि ना तो उसको ओन करते हैं गवर्नमेंट, ना ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। और इस वजह से आप बीसीसीआई में राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर जो है वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं, ऑयल इंपोर्ट डाटा डिनाइड। अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको पता होगा कि 2026 में एक पूरा जो है पूरी न्यूज रही है कि इंडिया जो है वो रशिया से जो है वो पेट्रोल नहीं लेगा। ठीक है, ऑयल नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे यूएसए की तरफ से भी प्रेशर रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब
सिनेरियो ये आता है कि अगर हमारे पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल में एक आरटीआई लगाई जाती है कि हमें बताइए कि किस कंपनी ने इस साल रशिया से क्रूड ऑयल लिया है और कितना लिया है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है? तो यहां पर जो रिप्लाई आया है वो ये आया है कि आंसर इज नो, हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। और क्यों नहीं दे सकते हैं? बिकॉज ऑफ कमर्शियल एंड कॉन्फिडेंशियल एग्जाम्पशंस अंडर द आरटीआई एक्ट, विच मीन्स कि जब रशिया और इंडिया की कंपनीज के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक कॉन्फिडेंशियल क्लॉज भी है, और उस कॉन्फिडेंशियल क्लॉज के तहत हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो आउट नहीं कर सकते हैं। जिसको कि बाद में जब अपील में सीआईसी में गया तो उन्होंने भी इसको बैक किया फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक ग्राउंड्स। ठीक है जी, कि भाई ये जो डेटा है वो आम पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक और यहां पे मैं थर्ड न्यूज भी लेना चाहूंगा, एंड दैट वाज इन रिलेशन टू इंडियन रेलवेज। वहां पर इंडियन रेलवेज में जो है एक आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई गई और उसमें पूछा गया कि भाई रेलवे जो है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करती है या किस तरीके से जो है अपने फेयर को जो है वो फिगर आउट करती है कि अच्छा अगर किसी एक पर्सन को प्लेस ए से प्लेस बी तक ट्रैवल करना है तो इसका फेयर जो भी रहेगा, फॉर एग्जांपल 250 रहेगा, तो ये 250 कैसे कैलकुलेट किया गया? तो इस पर भी जो है एक आरटीआई लगाई गई, लेकिन रेलवे का जो जवाब आया दैट वाज कि नो, हम आपको इस इंफॉर्मेशन को नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये हमारा अपना ट्रेड सीक्रेट है। ठीक है, जो कि अगेन जैसा कि मैंने कहा कि देयर आर एग्जेम्पशंस व्हेन इट कम्स टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और अगर एग्जेम्पशंस में केस फॉल कर जाता है तो देन इन दैट केस दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ऑयल के केस में या बीसीसीआई के केस में या इंडियन रेलवे के केस में, इन द कमेंट्स, कि आपको क्या लगता है कि क्या इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए या ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए थी? I have one MCQ as well for you. Which of the following is the maximum time limit specified under the Right to Information Act 2005 for the public information officer to provide requested information under the normal circumstances? तो normal circumstances में कितने दिन जो होते हैं कि जब आपको information देनी होती है? 15 days, 30 days, 45 days, 60 days. ठीक है जी, डन। यूजुअली हम देखते हैं, ज्यादातर जितना मुझे याद आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आरटीआई एक्ट आपके सिलेबस में नहीं रहता है, बट अगेन ये हमेशा हर साल कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से न्यूज में जरूर रहता है, तो इसके बेसिक्स आपको जरूर क्लियर होने चाहिए। सो आज के सेशन में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, एंड यस इट्स टाइम टू से